एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और धमाकेदार सेशन के साथ। तो फटाफट मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन कौन लाइव आ चुका है ताकि आज की क्लास को हम स्टार्ट कर सकें। तो वेलकम एवरीवन टू एम्बाइब, कीप एम्बाइबिंग बिकॉज एम्बाइबिंग इज बेटर देन लर्निंग। जल्दी जल्दी बताइए कौन आ चुका है ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर सकें और फटाफट जो है आज आगे बढ़ सकें। उम्मीद करता हूं कि सबको जो है वीडियो और आवाज बिल्कुल साफ होगी। और आपको मालूम है कि ये क्लास हमारी वेडनेसडे को हुआ होने करती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली एक पावर फेलियर हुआ और पावर फेलियर के वजह से हमें क्लास को कैंसिल करना पड़ गया। वेडनेसडे को हमारी क्लास नहीं हो पाई थी, इसलिए हमने इसे फ्राइडे मतलब आज रीशेड्यूल किया था शाम को 6 बजे। तो पता नहीं आप में से कितने लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिला है या नहीं मिला है। इसी वजह से मैं देख पा रहा हूँ कि लोग अभी तक ज्वाइन नहीं कर पाए हैं, क्योंकि ये क्लास होनी थी दोपहर 2 बजे वेडनेसडे को, लेकिन पावर फेलियर की वजह से आज हमने इसे शाम को 6 बजे किया है। तो एनीवेज आप लोग इसकी रिकॉर्डिंग भी देख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि भाई देखो, ऐसा है कि 6 अगस्त को आप लोग जानते हैं कि 6 अगस्त को आपका पेपर होना है। हाय संकेत, जल्दी जल्दी आ जाइए। 6 अगस्त 2023 को पेपर होना है। इसके लिए हमने पूरे 1 महीने का आप लोगों के लिए फ्री क्रैश कोर्स निकाल रखा है। ये कैश कोर्स जो है बेटा, वो 6 जुलाई से लेकर 4 अगस्त तक चलेगा। और ये एम्बाइब की ऐप पर भी अवेलेबल है और साथ साथ यूट्यूब पर भी अवेलेबल है। यूट्यूब पर इसकी क्लासेस दोपहर 12 बजे होती हैं। आज आपने मेरी क्लास पढ़ी होगी। आज मैंने आपको मार्च 2023 का करंट अफेयर्स पढ़ाया था। और 2 बजे क्लास एम्बाइब की ऐप पर होती है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि यदि शेड्यूल्ड क्लास है इसलिए इतने बजे हो रही है। उसके साथ साथ कल बेटा सैटरडे है और कल 12 बजे इंडियन ज्योग्राफी का एक बहुत बड़ा मैराथन होने वाला है जो डॉक्टर अभिषेक अजय सिंह सर लेने वाले हैं। तो उसको भी मिस ना करिएगा, ठीक है। तो चलिए फटाफट सब लोग आइए और हम लोग सेशन को शुरू करते हैं। आज हमारा इंडियन पॉलिटी खत्म हो जाएगा। तो आज इंडियन पॉलिटी जो है हमारा वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि 100 क्वेश्चन हमें करने थे। आज क्वेश्चन नंबर 67 से लेकर क्वेश्चन नंबर 100 तक हम डिस्कस करेंगे, मतलब 34 क्वेश्चन टोटल हैं। और अगर हम बात करें तो मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे 3 दिनों में हम लोग जो है हिस्ट्री को खत्म करेंगे। हिस्ट्री के 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन है। सो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे मेरी क्लास दोपहर को 2 बजे होगी। सब लोग आना मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा शेड्यूल आप देख ही रहे हैं, और ये शेड्यूल्ड जो क्लास थी ये वेडनेसडे की थी। ये देख सकते हैं 12 जुलाई की क्लास है जो मैं आज ले रहा हूँ। तो ये कैंसिल हुई थी, लेकिन बेटा क्योंकि हमारे लिए हर एक टॉपिक जरूरी है, हर एक क्लास जरूरी है। ना जाने कौन सी क्लास से कौन सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए और उस समय आपसे गलत हो जाए, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गिल्टी हो जाएगी कि वो क्लास मैंने नहीं पढ़ाई और वो क्वेश्चन एग्जाम में आया और बच्चे से गलत हो गया। क्योंकि बेटा भारत जैसे देश को अगर आप देखेंगे, यहाँ पर 140 करोड़ की आबादी है। यहाँ पर कंपटीशन इतना ज्यादा स्टेप है कि आधे आधे मार्क्स और एक एक मार्क्स से लोगों की कट ऑफ रुक जाती है। तो आप बिल्कुल भी मार्क्स को लूज करना अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करेंगे बेटा इंडियन पॉलिटी का महा रिवीजन। और पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। अब यहाँ पर एक सेकेंड रुक जाइए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 यहां पर पूछा गया है, द राघवन कमिटी इज रिलेटेड टू लुकिंग इनटू द इशू ऑफ रैगिंग एंड सजेस्ट मीन्स ऑफ प्रिवेंशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, स्टेटस ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी इन इंडिया, रिजर्वेशन फॉर ओबीसीज इन एडमिशन टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, या नन ऑफ द अबव। आप सबको मालूम होना चाहिए इसका आंसर बहुत ही इजी है। ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग इसका आंसर इजीली बता सकते हैं। भाई देखो, आजकल के बच्चों को इस चीज का एहसास नहीं होगा, लेकिन हम लोग से पूछिए, जब हम लोग कॉलेज जाया करते थे तो उस जमाने में बेटा एक बहुत बड़ी समस्या थी। हमारे समय में कॉलेजेस में क्या होता था बेटा, खास तौर से इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजेस में बहुत जबरदस्त तरीके से रैगिंग होती थी। बच्चे जो है फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा से गुजरते थे, और कई वजह से कई बच्चों ने गलत स्टेप लिया, सुसाइड वगैरह भी कर लिया। तो उसको मद्देनजर रखते हुए भारत सरकार ने राघवन कमेटी को बैठाया था। और राघवन कमेटी का बेसिकली काम क्या था कि राघवन कमेटी ने हमारे देश में जो रैगिंग है उसको रोकने के लिए रिकमेंडेशंस दी थी। और यहाँ पर अगर आप आंसर देखते हैं, संकेत का बिल्कुल सही है, लेकिन कई लोगों ने जवाब नहीं दिया है। तो फटाफट आप लोग जो है कमेंट करके भी मुझे जवाब दे सकते हैं, ठीक है।
तो कमेंट के थ्रू भी जवाब जरूर दीजिए, ठीक है बेटा। ये इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ मार्क ना करें बल्कि कमेंट में भी मुझे जवाब लिखकर भेजें, ठीक है। अंकुर, बहुत बढ़िया अंकुर, आपका जवाब सही है। और अंकुर एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आप प्रेजेंट हैं, ठीक है। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसे जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं? फंडामेंटल राइट्स को, प्रियम्बल को, फंडामेंटल ड्यूटीज को, या डीपीएसपी को? भाई आप जानते होंगे इंग्लैंड में एक समय जो था जब रानी का शासन चलता था। इंग्लैंड में बेटा एक समय पे रानी जो होती थी उसके पास एब्सोल्यूट पावर होते थे, उसके पास बहुत शक्तियां होती थी। लेकिन हुआ ये कि इंग्लैंड में बेटा साल था 1215 का, जब इंग्लैंड में एक कानून लिखा गया जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं, और कहते हैं कि वहीं से इंग्लैंड में जो है लोकतंत्र की शुरुआत हुई, डेमोक्रेसी वहीं से फ्लरिश हुई, ठीक है। तो लोकतंत्र बेटा वहीं से फ्लरिश होता है इंग्लैंड में, जब मैग्ना कार्टा आया, सिविल राइट्स के अधिकार लोगों के लिखे गए, और वहीं से मैग्ना कार्टा की शुरुआत होती है, और इंग्लैंड में डेमोक्रेसी का बीज वहीं से बोया गया था, कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि किसे जो है मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते हैं। सो मैग्ना कार्टा, जाहिर सी बात है, हमारे देश में सबसे बड़ी चीज क्या है भैया? हमारे देश में सबसे बड़ी चीज है बेटा फंडामेंटल राइट्स। अब फंडामेंटल राइट्स क्या है? मैग्ना कार्टा है हमारे संविधान का। बहुत ही बढ़िया जवाब, लेकिन लोगों के नहीं आए हैं मेरे पास। भाई जवाब दीजिए और फटाफट आंसर करते रहिए। आप लोग से आंसर अगर पोल पे नहीं हो रहा है तो कमेंट करके बताइए, लेकिन जवाब जरूर दीजिए, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। आगे बढ़ते हैं। संकेत और अंकुर ने बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट, a new chapter 4A on the fundamental duties were inserted in the Indian Constitution in which year? 1972, 1976, 1980 या 1984? भाई सबको मालूम है कि हमारा संविधान जब लिखा गया था, देखो बेटा, जब हमारा संविधान लिखा गया था उस समय हमारे संविधान में टोटल 22 भाग थे। आज हमारे संविधान में टोटल 25 भाग हैं। एक भाग था जिसका नाम था भाग 4A, जो कि आर्टिकल नंबर 51A में डील करता है, जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज के नाम से पुकारते हैं। तो ये कब इंसर्ट किया गया था? 1972, 76, 80, 84? आपको मालूम है कि हमारे देश में बेटा 1975 से लेकर 1977 के बीच में एक इमरजेंसी लगाई गई थी, जो कि श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हमारे देश में इमरजेंसी लगाई थी। और इमरजेंसी जो हमारे देश में थी उसको कारण बताया गया था इंटरनल डिस्टरबेंस। और उसी दौरान हमारे देश में सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी को बैठाया गया 1976 में। और सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंडेशंस दी थी कि देश में 8 फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए। हालांकि सरकार ने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया, और बाद में 11वीं फंडामेंटल ड्यूटी को 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया, जो कहता था कि हर माँ बाप की जिम्मेदारी है कि अपने 6 से 14 साल के बच्चों को स्कूल भेजे जरूर। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो क्या होगा? राइट आंसर विल बी 1976। तो 1976 में जोड़ा गया था, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इमरजेंसी, जब हमारे देश में इमरजेंसी लगी थी, ठीक है। चलिए आगे। By which article citizens of India have been given the freedom to manage religious affairs? संविधान के कौन से अनुच्छेद के तहत भारत के नागरिकों को अपनी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है? 23, 24, 25 या 26? जल्दी बताइए, कौन से आर्टिकल के तहत भारतीय नागरिकों को अपने धार्मिक कार्यों को करने का अधिकार है? अब ये देखिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। धार्मिक कार्यों को करने का अधिकार, भाई देखो, हमारे देश में हर धर्म के नागरिक को अपने धार्मिक कार्य करने का पूरा अधिकार है। भाई आपको मंदिर बनाना है, मस्जिद बनाना है, चर्च बनाना है, गुरुद्वारा बनाना है, सत्संग करना है, कीर्तन करना, अजान देनी है, रोजा अफ्तार पार्टी है, माता की चौकी बैठानी है, जो चाहे वो आप कर सकते हैं। हर व्यक्ति को भारत में अपने धार्मिक कार्यों को करने का पूरा अधिकार है। फिर हमसे एक बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया एक दिन। एक बच्चे ने कहा हमसे, सर एक बात बताओ, जब हमें अपने धार्मिक कार्यों को करने का अधिकार है तो सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली पर पटाखे जलाने से क्यों रोक लगा दी? भाई बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। देखो होता क्या है बेटा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला ये गया था, और सुप्रीम कोर्ट में लोगों ने पक्ष रखा ये हमारा धार्मिक कार्य है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक काम करिए, आप रामायण ले आइए और रामायण में दिखाइए कि कहां पर लिखा है कि प्रभु श्री राम जब अयोध्या लौटे थे श्रीलंका से, तो अयोध्या वासियों ने उनका पटाखे जला के स्वागत किया था? बिल्कुल नहीं बेटा, अयोध्या वासियों ने प्रभु श्री राम का स्वागत जो है वो दीप जला के किया था। तो दीप जलाना जो है वो धार्मिक कार्य है, पटाखे जलाना एक परंपरा है। परंपरा पे रोक लगाई जा सकती है, धार्मिक कार्य पर नहीं।
जैसे कि आप देखेंगे कि मुस्लिम कम्युनिटी में वो ट्रिपल तलाक का कंसेप्ट था, तलाक तलाक तलाक। अब भाई साहब तलाक दे दिया, ऐसे तो मान्य है नहीं। अब भाई साहब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट चला गया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा भैया, सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा ये हमारा धार्मिक कार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एक काम करो, कुरान लिया और दिखा दो, कुरान में कहाँ लिखा है कि इस तरह से आप तलाक दे सकते हैं। तो ये आपने एक तरीका बना रखा है, इस तरह से तलाक नहीं दिया जा सकता, ना तो कुरान में इसके बारे में जिक्र है, ये एक परंपरा बना दी है। तो इसके लिए हम इस पे रोक लगा सकते हैं क्योंकि ये धार्मिक कार्य नहीं है। लेकिन भारत के हर नागरिक को अपने धार्मिक कार्यों को करने का पूरा अधिकार है आर्टिकल नंबर 26 के तहत। तो अनुच्छेद 26 के तहत आप अपने धार्मिक कार्य करिए, उसके लिए कोई रोक नहीं लगा सकता है। ठीक है, बहुत बढ़िया संकेत, वेरी गुड, शाबाश, क्या बात है, आगे बढ़ते हैं। The Election Commission of India was established under आर्टिकल 355, 256, 324 या 320, जल्दी बताओ। तो हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन है, भारत का निर्वाचन आयोग है, आप सबको मालूम है, जो हमारे देश में चुनाव करवाता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, आपको मालूम है, एक होता है हमारे देश में सेंटर में जिसे इलेक्शन कमीशन कहते हैं, और एक स्टेट में होता है जिसे स्टेट इलेक्शन कमीशन कहा जाता है। हमारा जो इलेक्शन कमीशन होता है उसमें एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और दो इलेक्शन कमिश्नर, टोटल तीन लोग होते हैं। इलेक्शन कमीशन का जिक्र कौन से आर्टिकल में है, जल्दी बताइएगा। तो आपको मालूम है कि हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसका जिक्र जो है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के बीच में किया गया है। सो इलेक्शन कमीशन का जिक्र 324 से 329 के बीच में है, और आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 6 चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेती है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद, ये 6 चुनाव जो है इलेक्शन कमीशन द्वारा होते हैं। जबकि दो जो चुनाव बचे हैं हमारे म्यूनिसिपैलिटी और पंचायती राज के, उसे स्टेट इलेक्शन कमीशन, राज्य निर्वाचन आयोग के तहत कराया जाता है। सो राइट आंसर विल बी आर्टिकल नंबर 324। बहुत बढ़िया, क्या बात है। तो यहाँ पर देख सकते हैं संकेत और अंकुर बिल्कुल सही जवाब है, फैंटास्टिक। आगे बढ़ते हैं। Which of the following duties is not performed by the Comptroller and Auditor General of India? भारत के सीएजी इस समय आपको मालूम है कौन है, और सीएजी का जिक्र भारत के संविधान के आर्टिकल नंबर 148 में किया गया है। अब भारत के सीएजी इस समय कौन है? श्री जीसी मुर्मू, गिरीश चंद्र मुर्मू। अब कौन सा काम सीएजी का नहीं है? सीएजी आपको मालूम है हमारे देश में सबसे बड़ा ऑडिटर होता है, वही ऑडिट करता है। To audit and report on all expenditures from the Consolidated Fund of India, to audit and report on all expenditures made by NGOs out of the foreign donations, to audit and report on all trading, manufacturing, profit and loss account of public sector undertaking, to audit and report on the level of depth of the state government। जल्दी बताइएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, लेकिन अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आराम से हो जाएगा। बेटा एक पहले तो मुझे एक बात बताओ, भाई सीएजी जो है ऑडिट करेगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन एनजीओ को ऑडिट करेगा सीएजी? अब यही काम तो बचा नहीं उसके पास, कि एनजीओ को ऑडिट करने का काम सीएजी के पास बिल्कुल नहीं है। तो जाहिर सी बात है, राइट आंसर विल बी वन, राइट आंसर विल बी बी। तो अंकुर का जवाब आया है, लेकिन हमारे जो संकेत हैं शायद वो जवाब नहीं दे पाए इस क्वेश्चन का। कोई बात नहीं, ये भी अच्छी चीज है कि अगर आपको नहीं आता है तो जवाब मत दीजिए, जबरदस्ती जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बहुत बार सिखाया है कि क्वेश्चन स्किप्ड इज इक्वल टू मार्क्स सेव्ड। तो क्वेश्चन स्किप करना मार्क्स बचाने के ही बराबर होता है, ठीक है बेटा। हाँ जी, तो क्वेश्चन ना आए तो स्किप कर दो, जब तक कि आप किसी भी क्वेश्चन में काफी हद तक श्योर ना हो उसको अटेम्प्ट ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which one of the following committees is not associated with पंचायती राज सिस्टम? तो कौन सी कमिटी हमारे देश में ऐसी है जो पंचायती राज सिस्टम से नहीं जुड़ी है? सादिक अली कमेटी है, दिनेश गोस्वामी कमेटी है, एलएम सिंघवी कमेटी है, पीके ठुंगन कमेटी है। हमारे देश में पंचायती राज से बहुत सारी कमेटीज जुड़ी हुई हैं। बलवंत राय मेहता कमेटी भी सुना होगा आपने, बहुत ही फेमस जो है अशोक मेहता कमेटी सुना होगा, जीवी के राव कमेटी है, उसके अलावा हमारे देश में सादिक अली कमेटी है, एलएम सिंघवी कमेटी है, पीके ठंगन कमेटी है, सब पंचायती राज सिस्टम से जुड़ी हैं। कौन सी ऐसी कमेटी है जो पंचायती राज सिस्टम से इसमें नहीं जुड़ी हुई है? राइट आंसर इज दिनेश गोस्वामी। सो दिनेश गोस्वामी कमेटी जो है बेटा वो पंचायती राज सिस्टम से डील नहीं करती है। याद रखिएगा, दिनेश गोस्वामी कमेटी इज रिलेटेड टू द इलेक्टोरल रिफॉर्म्स।
ये जो कमेटी है ना बेटा हमारे देश में, ये चुनावी सुधार से जुड़ी हुई है, इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ी हुई है। तो हमारे देश में ये कमेटी जो है ना वो इलेक्टोरल रिफॉर्म से जुड़ी है, चुनावी सुधारों से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ते हैं। In which schedule of the Indian Constitution is the administration and control of scheduled areas and scheduled tribe mentioned? तो शेड्यूल्ड एरियाज और शेड्यूल्ड ट्राइब एरियाज का मेंशन कौन से कमिटी, कौन से शेड्यूल में बताया गया है? शेड्यूल नंबर 4, 5, 8 या 6? जल्दी बताइएगा। तो शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ड एरियाज, तो देखो बेटा अब सबसे पहली बात करते हैं। तो छठी अनुसूची की अगर हम बात करें, तो छठी अनुसूची तो स्पेशल ट्राइबल एरियाज के लिए ही बनाई गई, वो भी सिर्फ 4 राज्यों के लिए, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के लिए। तो ये आंसर नहीं हो सकता। आठवीं अनुसूची में जो है बेटा हमारी भाषाएं बताई गई हैं, आपको मालूम होना चाहिए। पांचवी अनुसूची जो, चौथी अनुसूची जो है वो राज्यसभा में सीटों के एलोकेशन से बताई गई है। सो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा बेटा पांचवी अनुसूची। जो पांचवी अनुसूची है ना, बिल्कुल सही जवाब है, फैंटास्टिक, शाबाश, बहुत बढ़िया। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फिफ्थ शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इससे डील करता है। बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। Name the committee appointed in 1986 by Rajiv Gandhi on revitalization of Panchayati Raj institution for democracy and development। तो ऐसी कमेटी का नाम बताइए जो कि 1986 में राजीव गांधी जो अपॉइंट हुई थी, जिसका काम था कि हमारे देश में रिवाइटलाइजेशन हो जाए पंचायती राज सिस्टम का, फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट। तो डेमोक्रेसी और डेवलपमेंट का रिवाइटलाइजेशन हो, इसके लिए कौन सी कमिटी राजीव गांधी जी ने नियुक्त करी थी? जल्दी बताइए भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी। शाबाश 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 शाबाश, क्या बात है, जल्दी जवाब दीजिए, गलत जवाब आ रहे हैं भाई मेरे पास। हाँ जी, बहुत बढ़िया। सो ये कमेटी जो राजीव गांधी ने अपॉइंट की थी, इसका नाम था LM सिंघवी कमेटी। ये कमेटी भी आपके पंचायती राज सिस्टम से ही जुड़ी हुई है। Which of the following constitutional body is empowered to interpret the constitution? तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करने का अधिकार किसके पास होता है? प्रेसिडेंट के पास है, जुडिशरी के पास है, लोकसभा के पास है, कैबिनेट के पास है? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। पूछा गया है भैया कि कौन हमारे देश में संविधान का इंटरप्रिटेशन कर सकता है। ये अपने आप में एक बड़ी चीज है भैया। संविधान का इंटरप्रिटेशन ये कोई बच्चों वाली चीज नहीं है। और संविधान का इंटरप्रेशन करने का अधिकार हमारे देश में किसको है? जल्दी बताइएगा। हु हैज द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन? फास्ट। तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रिटेशन किसका अधिकार है? ठीक है, हाँ जी, जल्दी फास्ट। हम्म, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश, जवाब आ रहे हैं मेरे पास। सो कॉन्स्टिट्यूशन को बेटा हमारे देश में इंटरप्रेट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी को है। ऑब्वियस सी बात है बेटा, जुडिशरी के अलावा कोई नहीं कर सकता, सुप्रीम कोर्ट। भाई फाइनल इंटरप्रेटर कहते हैं ना, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी कभी भी कोई डिस्प्यूट हो जाए, अगर संविधान में कभी भी कोई डिस्प्यूट होता है, तो उस कंडीशन में याद रखिएगा बेटा, उस डिस्प्यूट को देखने का अधिकार या इंटरप्रेट करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास होता है और किसी के पास नहीं। बहुत बढ़िया। ईच डिस्ट्रिक्ट इज गवर्न्ड बाय अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु इज चोजन इनवेरिएबली बी फ्रॉम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, उड़ीसा एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज, बोथ ए एंड बी। भाई आपको मालूम है कि हर राज्य, हर जिले में जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है वो हेड होता है, सबको मालूम है। तो जिला जो है बेटा वो गवर्न किया जाता है जिलाधिकारी द्वारा, जिसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहते हैं। वो कैसे चुना जाता है? जल्दी बताइए फास्ट। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कैसे चुना जाता है? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को कौन चुनता है, कैसे चुना जाता है? भाई ये तो मतलब बच्चों वाला लल्लू छाप क्वेश्चन है। इसे हमारी भाषा में हम कहते हैं लल्लू छाप क्वेश्चन। ये मतलब बहुत ही इजी क्वेश्चन है। और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को चुना जाता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसे IAS कहते हैं आप बेटा, बिल्कुल सिविल सर्विसेज में। द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन द मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल रूल। सच अ लॉ वुड रिमेन इन फोर्स फॉर अ पीरियड ऑफ 46 months till any law is made on the same subject by the states, till the time the parliament does not repeal the law,
टिल 14 days फ्रॉम द डे द स्टेट लेजिस्लेचर अज्यूम्स इट्स फंक्शन। अब मान लेते हैं किसी राज्य में बेटा राष्ट्रपति शासन लगा है और उस दौरान राज्य का कोई कानून केंद्र द्वारा बनाया गया, तो क्वेश्चन ये है कि ऐसे में वो कानून कब तक लागू रहेगा। वो कानून ऐसे में कब तक लागू रहेगा भाई? जवाब तो मेरे पास आया है संकेत का बहुत तेजी से, और अंकुर ने जवाब नहीं दिया है इसका, लेकिन फटाफट जवाब दें। बेटा याद रखिएगा कि ऐसे में अगर पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया है स्टेट लिस्ट के मामले में, जो कि आर्टिकल 249 के तहत पार्लियामेंट बना सकती है, अगर प्रेसिडेंट्स रूल लगा है, तो उस कंडीशन में क्वेश्चन ये है कि वो कानून तब तक लागू रहेगा जब तक पार्लियामेंट उसे खुद रिपील ना कर दे, जब तक खुद उसे पार्लियामेंट आकर बंद ना कर दे। ठीक है, रिपील ना कर दे जब तक। बहुत बढ़िया संकेत अंकुर, वेरी गुड। द एडवोकेट जनरल ऑफ अ स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, जल्दी बताइएगा। राज्य का जो एडवोकेट जनरल होता है, देखो बेटा जब हम बात करते हैं लॉ ऑफिसर्स की, देखो बच्चों हम जब बात करते हैं लॉ ऑफिसर्स की, तो हमारे देश में दो सबसे बड़े लॉ ऑफिसर्स होते हैं। एक होता है सेंटर में सबसे हाईएस्ट, और एक होता है बेटा स्टेट में। सेंटर में जो सबसे हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है उसे अटॉर्नी जनरल कहा जाता है, और स्टेट में जो होता है उसे बेटा हम एडवोकेट जनरल कहते हैं। अटॉर्नी जनरल का जिक्र आर्टिकल 76 में, एडवोकेट जनरल का जिक्र आर्टिकल नंबर 165 में। याद रखिएगा अटॉर्नी जनरल जो होता है वो देश का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर होता है, और एडवोकेट जनरल जो होता है वो राज्य का सबसे बड़ा लीगल ऑफिसर होता है। और एडवोकेट जनरल की नियुक्ति जो होती है वो राज्य के महामहिम जो गवर्नर साहब होते हैं राज्य में वो कर देते हैं। तो राज्य के गवर्नर जो होते हैं वो नियुक्ति करते हैं एडवोकेट जनरल की। बहुत बढ़िया, शाबाशी। हैबीस कॉर्पस इज, हेबियस कॉर्पस क्या है? एन ऑर्डर ऑफ द एन ऑर्डर ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अ टाइप ऑफ रिट इशूड बाय a high court or supreme court against illegal detention of a person. The petition of a lawyer in the supreme court on behalf of his client for his bail against the order of any other court in India, none of the above। भाई आप सबको मालूम है ये हैबीस कॉर्पस क्या होता है, जल्दी बताओ। हैबीस कॉर्पस जिसे बेटा हम बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। आपको मालूम है कि हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल नंबर 32 के तहत, और हाई कोर्ट जो होती है वो आर्टिकल नंबर 226 के तहत क्या कर सकती है? वो बेटा रिट इशू कर सकती है। जल्दी बताइएगा। अब रिट जो इशू होते हैं सबको मालूम होना चाहिए, वो पांच तरह के होते हैं: हैबीस कॉर्पस, मैंडामस, क्यो वारंटो, सर्ट्योररी और प्रोहिबिशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि बेटा हैबीस कॉर्पस तब जारी होता है जब किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन किया जाए। तो अगर हम किसी व्यक्ति को इलीगली डिटेन करते हैं तो उस कंडीशन में हैबीस कॉर्पस, या हम उसे आसान भाषा में बंदी प्रत्यक्षीकरण भी कहते हैं। बहुत बढ़िया, राइट आंसर इज बी। Which amendment act is referred to as a mini constitution? भाई क्या बात है, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो कौन सा संवैधानिक संशोधन ऐसा होता है, कौन सा संवैधानिक संशोधन ऐसा है बेटा जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों कहा जाता है बेटा? क्योंकि बहुत सारे चेंजेस हुए थे। ठीक है, बहुत सारे चेंजेस हुए थे। इसमें सबसे बड़ा चेंज ये हुआ था कि हमारे देश में पहली बार जो है प्रियम्बल में चेंजेस हुए थे, और इसी वजह से इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, हाँ जी। बिल्कुल सही है, शाबाश। सो राइट आंसर विल बी 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976। ठीक है, बहुत बढ़िया, शाबाश। 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। हु हैज गॉट द पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज? क्या बात है। सो ऑल इंडिया सर्विसेज, ठीक है, ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं उसका जो अधिकार होता है बनाने का वो किसके पास है? अखिल भारतीय सेवाओं को बनाने का अधिकार किसके पास है? मतलब ये तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। जल्दी बताओ, हु हैज द पावर टू क्रिएट ऑल इंडिया सर्विसेज? ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, ये क्या है? ऑल इंडिया सर्विसेज जिनका जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 312 में किया गया है।
तो भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 312 है बेटा, उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज की बात की गई है, अखिल भारतीय सेवाएं, ठीक है। सो ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं वो जिक्र आर्टिकल नंबर 312 में किया गया है। बहुत बढ़िया। और ऑल इंडिया सर्विसेज जो होती हैं मेरे बच्चों, हाँ जी बिल्कुल सही है, उसको बनाने का अधिकार हमारे देश में संसद के पास है, सीधा सीधा अधिकार संसद के पास होता है। संसद बेटा, पार्लियामेंट, इट इज वेरी पावरफुल इन नेचर, ठीक है, हाँ जी। To become a judge of a high court, one must be practicing advocate of a high court for at least 20 years, 5 years, 10 years या 15 years। जल्दी बताओ। तो अगर आपको हाई कोर्ट का जज बनना है तो आपको हाई कोर्ट में कितने दिन के लिए एडवोकेट होना चाहिए? 20, 5, 10, 15 साल? जल्दी बताइए, फास्ट। To become a judge of a high court, one must be a practicing advocate for how many years at least? सो हाई कोर्ट जज बनने के लिए प्रैक्टिसिंग आपको होना चाहिए कम से कम 10 साल के लिए। सुप्रीम कोर्ट का अलग नियम है, हाई कोर्ट का अलग है, लोअर कोर्ट्स का अलग होता है, ठीक है। तो जज ऑफ अ सुप्रीम हाई कोर्ट, जो कि हमारे अप टू द एज ऑफ 62 बेटा रहते हैं। और हाई कोर्ट्स का जिक्र आर्टिकल 214 से 231 में किया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है। आगे, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द स्टेट? क्या बात है, ये क्वेश्चन है बढ़िया, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, विधान परिषद होती है, उसमें गवर्नर कितने सदस्यों को नॉमिनेट कर सकता है? देखो, लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक नियम होता है, भारत के 6 ही राज्यों में है लेजिस्लेटिव काउंसिल। इसमें 5 तरीके से लोग आते हैं। देखो, 1/3 सदस्य वो होते हैं जिन्हें पंचायत द्वारा इलेक्ट किया जाता है, लोकल बॉडीज द्वारा। 1/3 सदस्य वो होते हैं जो कि बेटा विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 सदस्य वो होते हैं, बताओ बताओ, बताओ बताओ बताओ। तो हमारे जो गवर्नर होते हैं वो नॉमिनेट भी कर सकते हैं। 1/12 सदस्य, 1/12 और 1/6, ठीक है, हाँ जी। तो 1/12 सदस्य जो होते हैं वो स्टूडेंट यूनियन से आते हैं। उसके अलावा 1/12 टीचर सरकारी टीचरों द्वारा नियुक्त होते हैं। और 1/6 जो होते हैं वो गवर्नर साहब जो हैं उनका नॉमिनेशन कर सकते हैं। तो 1/6 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, याद रखिएगा। क्लियर है, ये बहुत बढ़िया है। जैसे भाई देखो, आंसर इसका गलत दिया संकेत ने, बिल्कुल गलत था आंसर। संकेत, योर आंसर इज रॉन्ग। हाँ जी, संकेत जवाब गलत है बेटे। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय? जल्दी बताइएगा। भाई देखो, भारतीय संविधान का जो आर्टिकल नंबर 761 है, भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 61, जिसे बेटा हम इम्पीचमेंट कहते हैं, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। इम्पीचमेंट, जिसे बेटा महाभियोग कहा जाता है। और ये एक बड़ा टफ प्रोसेस है, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए बड़ी स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, 2/3, 2/3। वो भी प्रेजेंट इन वोटिंग के नहीं, बल्कि टोटल मेंबरशिप का 2/3 चाहिए होता है। ये मतलब कंपैरेटिवली सच बताऊं, इस मेजोरिटी को हासिल करना बहुत टफ है। और हमारे देश में राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो ये जो है बेटा सिर्फ और सिर्फ संसद ही कर सकती है, क्योंकि ये बहुत पावरफुल काम है। आज तक हालांकि 70 साल की आज़ादी हमारी हो चुकी है, 70 साल से ज़्यादा हो चुकी है इनफैक्ट। तो आज तक भारत के इतिहास में कभी भी किसी को भी नहीं हटाया गया है वैसे। तो आज तक भारत के इतिहास में कभी किसी को नहीं हटाया गया है, ठीक है, हाँ जी। आगे बढ़ते हैं। Constitutional safeguards available to civil servants are ensured by आर्टिकल 310, 311, 312 या 317। अब क्वेश्चन यहां पर यह पूछा गया है कि संविधान में किस आर्टिकल के तहत हमारे जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं उन्हें सेफगार्ड प्रोवाइड किए गए हैं संवैधानिक तरीके से। तो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं बेटा। तो कौन से आर्टिकल में है वो? हाँ जी, बिल्कुल संकेत, फैंटास्टिक आंसर। प्रिया सिंह, गलत है बेटा। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स जो हैं वो आर्टिकल 311 में बताए गए हैं। बहुत बढ़िया। तो 311 में जो है कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स बताए गए हैं। आगे, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ नेशनल पार्टी,
अ पॉलिटिकल पार्टी मस्ट बी ट्रीटेड एज अ रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी इन हाउ मेनी स्टेट्स? भाई क्वेश्चन ये है कि अगर आपको रिकॉग्नाइज्ड नेशनल पार्टी के रूप में होना है तो आपको रिकॉग्नाइज पॉलिटिकल पार्टी कितने राज्यों में होना चाहिए? देखो उसमें कई कंडीशन है, एटलीस्ट 2 स्टेट्स, 3 स्टेट्स, 4 स्टेट्स या 5 स्टेट्स। तो देखो बेटा, हमारे देश में 4 राज्यों में होना चाहिए एटलीस्ट। ठीक है, एटलीस्ट 4 राज्यों में होना चाहिए। तो इलेक्शन कमीशन ने बताया कि पहला तरीका यह है, एनी पार्टी सिक्योर्ड 6% वोट्स इन जनरल इलेक्शंस, और कम से कम 4 सीटें जीती हूं। दूसरा यह है, पार्टी सिक्योर्ड अ मिनिमम 2% वोट्स इन द जनरल इलेक्शन। एंड थर्ड, इफ पार्टी है रजिस्टर्ड एज अ पॉलिटिकल पार्टी इन मिनिमम 4 स्टेट्स। तो कम से कम 4 राज्यों में आपको पॉलिटिकल पार्टी के रूप में होना चाहिए, तो आप बन सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज ऑटोमेटिकली सस्पेंडेड ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी? तो कौन सा ऐसा राइट है जो कि ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है ड्यूरिंग इमरजेंसी? 19, 20, 21 या नन ऑफ द अबव? भाई ये क्वेश्चन अब हमारे बच्चे तो गलत नहीं करने के। तो कौन सा ऐसा राइट होता है जो ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है? देखो बेटा, हमारे देश में अनुच्छेद 352 के तहत नेशनल इमरजेंसी लगती है। आपको मालूम है कि जब नेशनल इमरजेंसी लगती है तो आर्टिकल नंबर 358 के तहत हमारे देश में आर्टिकल 19 जो होता है वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। जरूरत पड़ने पर आर्टिकल 359 के तहत भारत के राष्ट्रपति दूसरे फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है कि आप 20 और 21 को नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों जो होते हैं वो भैया एब्सोल्यूट इन नेचर है और ये सस्पेंड नहीं हो सकते। तो याद रखिएगा, हमारे देश में जब इमरजेंसी लगती है तो भाई ऑटोमेटिकली जो है सस्पेंड होता है वो है अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड होता है। अंकुर संकेत बहुत बढ़िया आंसर है, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। Which type of bill can be introduced under आर्टिकल 368 इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट? तो कौन सा बिल है जो आर्टिकल 368 के तहत आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हो सकता है? ऑर्डिनरी बिल है, मनी बिल है, फाइनेंशियल बिल है या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? तो अनुच्छेद नंबर 368 के तहत कौन सा बिल आइदर हाउस में हो सकता है? ऑर्डिनरी, मनी, फाइनेंस या अमेंडमेंट? भाई देखो, अगर हम बात करते हैं तो ऑर्डिनरी बिल तो आर्टिकल नंबर 107 और 108 में बताया गया है। मनी बिल जो है वो 110 में बताया गया, फाइनेंशियल 117 में और अमेंडमेंट 368 में। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तुम्हारे सामने है यार, बिल्कुल सही है, राइट आंसर इज दिस। शाबाश, वेरी गुड। द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज पास्ड इन, भैया ये दल बदलू कानून जो है ना, कब पास किया गया था? 1950, 60, 85 या 2005? बहुत बार आप लोग को पढ़ाया है एंटी डिफेक्शन लॉ, जिसे बेटा हम दल बदलू कानून के नाम से जानते हैं, बताइए। तो दल बदलू कानून फास्ट, दल बदलू कानून भाई, आया राम गया राम, आपको कितनी बार बताया है? 52 अमेंडमेंट एक्ट, 52वां संवैधानिक संशोधन और 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश में आया राम गया राम, बिल्कुल सही है। 1900 आर्टिकल नंबर, अरे यार सॉरी, ये कौन सा क्वेश्चन आ गया यार? राइट आंसर इज 1985, 1985। 1985 सही जवाब है, बिल्कुल सही है। राजीव गांधी जी की सरकार थी उस समय देश में और ये बिल पास किया गया। आगे अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर क्रिएटिंग अ जीएसटी काउंसिल? बताओ भैया। जीएसटी काउंसिल के बारे में बात होती है तो आर्टिकल 269A, 279A, 323A, 346A। सो एंटी डिफेक्शन नहीं, यहाँ पर जीएसटी काउंसिल की बात हो रही है। तो जीएसटी काउंसिल अगर बात करें तो आर्टिकल 279A इज द राइट आंसर। भाई अंकुर, तुम्हारा गलत जवाब है, 279A में है। ज्योतिष गोगाई, आपका जवाब बिल्कुल सही है, वाह भाई वाह, क्या बात है। अब जब क्लास
91 क्वेश्चन तक पहुंच गए तब लोग आना शुरू हो रहे हैं, बहुत ही लेट। When did the Protection of Human Right Acts came into force? 12 सितंबर 12 अक्टूबर 1993, 28 सितंबर 1993, 28 अक्टूबर 1993, 28 सितंबर 1995। तो भाई यहां पर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हमारे देश में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, व्हेन डिड द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स केम इनटू फोर्स? प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स बेटा देखो, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन 93 में बनाया गया था, बिल्कुल सही है। और 28 सितंबर 1993 को ये इनफोर्स हो गया था। संकेत स्टूडेंट सही है, बहुत बढ़िया। प्रिया आपने जवाब नहीं दिया, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज नॉट इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू 92 अमेंडमेंट एक्ट? भाई देखो यहाँ पर बात जब हम करते हैं ना 92 अमेंडमेंट की, देखो मेरे बच्चों 92 अमेंडमेंट एक्ट हमारे देश में पारित हुआ था सन 2003 में, और 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, 19, 20, 21 और 22, 4 भाषाएं। तो यहाँ पर थी बेटा बोडो, थी डोगरी, थी मैथिली और थी संथली। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली, ये 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। तो जाहिर सी बात है कन्नड़ नहीं है, क्योंकि कन्नड़ बेटा शुरुआत से ही हमारे भाषा में हुआ करती थी। तो कन्नड़ तो शुरुआत से ही थी बेटा, ठीक है। सो कन्नड़ वॉज पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सिंस लॉन्ग। द कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम विच कंट्री? जल्दी बताइएगा। तो कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट कहां से बोरो हुआ है? कंसेप्ट ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, देखो बेटा 3 तरह की लिस्ट होती हैं, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कंकरेंट लिस्ट होती है। यूनियन लिस्ट के अंदर वो चीजें होती हैं जिस पर कानून सिर्फ केंद्र सरकार बना सकता है। स्टेट लिस्ट के अंदर वो चीजें होती हैं जिस पर कानून सिर्फ राज्य सरकार बना सकती है। और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर वो चीजें होती हैं जिस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं। और कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट, भाई अंकुर तुम्हारा जवाब गलत है, बहुत खराब। संकेत सही है बेटा, इसे हमने ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया था। तो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से कॉन्करेंट लिस्ट का कंसेप्ट जो है वो बोरोड है। Which of the following cases in the Supreme Court of India deals with the issue of the creamy layer among the backward classes? K.M. Nanavati versus State of Bombay, Indra Sohane versus Union of India, मधु लिमाय वर्सेस वेद मूर्ति, या सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सबको मालूम है बेटा। आपका क्रीमी लेयर वाला कंसेप्ट जब हमारे देश में मंडल कमीशन आया, 27% रिजर्वेशन आया, उसके बाद बवाला शुरू हुआ। और ये बहुत फेमस केस है, आपको मालूम होना चाहिए, 1993। ये कहते हैं बेटा इंदिरा सोहने वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही, राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज करेक्ट? इट वॉज फॉर्म्ड बिटवीन दिसंबर 1946 and 1949. The drafts of the constitution were discussed in public meetings. It is the shortest document in the constitution of a constitution in the world. It came fully into operation immediately after the drafting was completed in December 1949. भैया 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 भैया, ये सारे के सारे स्टेटमेंट यहाँ पर भैया मुझे बिल्कुल गलत दिखाई दे रहे हैं, सिवाय एक के, और वो ये है कि 1946 से 1949 के बीच बनाया गया था। बिल्कुल सही है संकेत, वेरी नाइस। आगे, which of the following taxes is are levied by the union and collected by the state? तो कौन सा ऐसा टैक्स है जो केंद्र सरकार लगाती है और राज्य सरकार वसूलती है? केंद्र लगाएगी और राज्य वसूलेगी, क्या बात है, लगाएगा कोई और वसूलेगा कोई और। स्टैंप ड्यूटी है, पैसेंजर एंड गुड्स टैक्स है, स्टेट ड्यूटी है, टैक्सेस और न्यूज़पेपर है। तो भाई आपको मालूम है कि हमारे देश में कौन सा ऐसा टैक्स है जो केंद्र लगाएगी और राज्य वसूलेगी? तो वो बेसिकली स्टैंप ड्यूटी होती है। स्टैंप ड्यूटी केंद्र लगाता है और राज्य वसूलता है। द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन इन 1956 क्रिएटेड 17 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी, 15 स्टेट्स एंड 9 यूनियन टेरिटरी, 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी, 17 स्टेट एंड 6 यूनियन टेरिटरी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन आपको मालूम है हमारे देश में 1956 में किया गया, जब हमारे देश में भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा गया। भाषा के आधार पर राज्य बांटे गए, आपको मालूम है हमारे देश में, और फजल अली कमेटी की रिकमेंडेशंस पर हुआ। और आपको यह भी मालूम होना चाहिए उस समय भारत में टोटल 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई गई थी शुरुआत में।
The central government can assign any function to the state on the directives of the president, on the recommendations of the parliament, anytime it wishes to do so, with the consent of the state government. भाई इनका कहना है कि जो हमारी केंद्र सरकार है वो राज्य सरकारों को कोई भी फंक्शन असाइन कर सकती है। कोई भी फंक्शन असाइन कर सकती है। कैसे कर सकती है? तो याद रखिएगा, कोई भी फंक्शन असाइन हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ द स्टेट। तो केंद्र से, स्टेट से कंसेंट करके आप कर सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। और लास्ट क्वेश्चन है आज का, which of the following statement relating to the historic objective resolution which the constituent assembly adopted is are correct? The objective resolution inspired the shaping of the constitution through all its subsequent stages. It provided the underlying philosophy of our constitution. It was not just a resolution but a declaration, a firm resolve and a pledge, all of the above. भाई आपको मालूम है कि हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब ने 13 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भेजा था। दरअसल जैसे हम घर बनाते हैं तो भैया हम घर ऐसे तो बना नहीं देते हैं, पहले बताते हैं ना कि यहाँ बेडरूम बनेगा, यहाँ वॉशरूम बनेगा, वहाँ किचन बनेगा, वहाँ लिविंग रूम बनेगा, सब कुछ बताते हैं। तो उसके आधार पर घर बनता है। ठीक है भैया? हाँ जी। तो अब क्वेश्चन ये है कि जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की बात होती है तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बेसिकली क्या है? तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है ना मेरे बच्चों, वो हमारे संविधान की पूरी एक फिलॉसफी है। वो बकायदा एक रेजोल्यूशन नहीं बल्कि सब कुछ है। हर एक चीज मतलब पूरा संविधान उसी पर ही बसा हुआ है। क्लियर है? तो ये हो गया भैया हमारे आज के क्वेश्चन, और इंडियन पॉलिटी हमारा ओवर हो गया। तो उम्मीद करता हूं कि इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। अब मंडे से जो है ना बेटा हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे, और मंडे से हम लोग इसमें अब हिस्ट्री को लेकर आएंगे। सो उम्मीद करता हूं कि आप सबको क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है? और एम्बाइप पर आप लोग हैं तो एम्बाइप पे बहुत सारे फीचर्स हैं जिनका आप इस्तेमाल करिए बच्चों। एम्बाइप पर आप जो है सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, सबसे पहले बेटा एम्बाइप पर आप जाइए और एडेप्टिव प्रैक्टिस करिए। आप, हमारा एक फीचर इसे CYOT कहते हैं, क्रिएट योर ओन टेस्ट। आप अपना टेस्ट खुद क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपने अभी तक जो है बेटा एम्बाइप पर अचीव जर्नी नहीं बनाई है तो बहुत गलत है। अब आप CDS का पेपर दे रहे हैं, मान लेते हैं कि आपकी हिस्ट्री बहुत खराब है, तो सबसे पहले आप अचीव में जाइए और हिस्ट्री को चुनिए। सबसे पहला हमारा जो AI पावर्ड सिस्टम है वो क्या करता है, वो आपकी एक डायग्नोस्टिक टेस्ट लेगा, वो देखेगा कि हिस्ट्री कितनी खराब है। उसके बाद वो आपको क्वेश्चंस देना शुरू करेगा, और जब तक देता रहेगा जब तक कि आपके उस कंसेप्ट में मास्टरी नहीं होती। इसके साथ साथ एम्बाइब के और भी फीचर्स हैं। आप हमारा जो एम्बाइब लेंस की ऐप है उसको डाउनलोड जरूर करिए। एम्बाइब लेंस पर आप कोई भी चीज स्कैन कर सकते हैं और उसका 3D मॉडल दे सकते हैं। भाई आज चंद्रयान भारत का टेक ऑफ हुआ है, भारत के लिए गर्व की बात है, हम सबके लिए गर्व की बात है। लेकिन अगर आप एम्बाइब लेंस पर आएंगे, आप देखेंगे चंद्रयान जो है हमारा, उसका विक्रम लैंडर, आप उसे 3D में लैंड होते हुए देख सकते हैं, जो अपने आप में एक बहुत ही यूनिक फीचर है। ठीक है? इसके अलावा हमारी एक्सपेरिमेंट्स ऐप को आप जाइए, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपने सिर्फ सुना है कि एक्सपेरिमेंट्स ऐसे होते हैं, लेकिन एक पत्ती के अंदर फोटोसिंथेसिस हमने सुना है कि होता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस कैसे होता है उसको देखना है तो एम्बाइब की जो आप एक्सपेरिमेंट्स ऐप है उसको डाउनलोड करिए। कोई भी चीज का 3D मॉडल देखना है तो एम्बाइब लेंस की ऐप डाउनलोड करिए। तो ये सब चीजें एम्बाइब पर हैं और सब कुछ एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके कोई पैसे आपसे नहीं लेता है। ठीक है? सो till then, do take care of yourselves. This is your host Kasif Ansari signing off, and I'll meet you on Monday. Till then, do take care of yourselves and keep imbibing, because imbibing is better than learning. Jai Hind, Jai Bharat, and Vande Mataram. Keep imbibing. We believe in you.